होता है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। लिखिएगा व्हाट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बॉडी में प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ऑब्टेनिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रॉम फूड इज नॉन एज ह्यूमन न्यूट्रिशन। फूड इन ह्यूमंस लिख लो ताकि चैप्टर का नाम से आप रिलेट कर पाओ। इसका मीनिंग क्या है? ऊर्जा को बनाने के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया मानव पोषण कहलाती है। जैसे हम लोगों में पोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक इसी तरीके से प्लांट्स में भी होती है। न्यूट्रिशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, चाहे गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, बकरी हो, जानवर हो, या आप बताएंगे बेटा कि जितने भी प्लांट्स हो, इन सबके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमें हमारे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि हम जो भी इनटेक करते हैं न्यूट्रिशन का, किस लिए करते हैं, आप खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें उस खाने से एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। अब आप एनर्जी के लिए क्या क्या खाते हैं, तो जो भी आप फूड खा रहे हैं एनर्जी के लिए, उन सबको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। जो आप खाने में खा रहे हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉन एज न्यूट्रिशन। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं तो उनको खाने की जो प्रोसेस है, और क्यों खा रहे हैं, ताकि आपको उससे एनर्जी मिले, और या फिर जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी या उससे हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होगा। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी में एक तो एनर्जी की कमी हो जाएगी और दूसरा आपके शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाएगा। सेम अगर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स की भी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भी आप भोजन में आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, आप चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, उससे साइंस को कोई मतलब नहीं है, उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकलनी चाहिए और उनसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे शरीर का। तो जो भी आप चीज खा रहे हैं खाने में, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। हम जो खा रहे हैं वो हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बात आती है, आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के लेते हैं हम खाने में कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो हम दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा स्क्रीन पे, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस वाला चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको उठाया है। ठीक है, तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चा। एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। ध्यान से सुन लेना, हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। ऐसे कंपाउंड्स जो आप खाने में खाते हैं और जिनमें कार्बन है, कार्बनिक। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक केमिस्ट्री। जो कार्बन से बनी हुई केमिस्ट्री उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट में आप बताओगे बेटा, आप बताओगे कि उसमें कार्बन होना चाहिए। जो भी न्यूट्रिएंट आप लेते हो उसमें कार्बन होना चाहिए। जैसे फॉर द एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला एग्जांपल होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला एग्जांपल होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम आम भाषा में सुगर्स बोलते हैं और हिंदी में इनको शर्करा कहा जाता है। तो एक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इसमें कार्बन होता है, इसलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा आप बताओगे हम खाने में लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जैसे आपने क्या किया, आपने दूध पिया, उसमें से प्रोटीन मिलता है। आपने दाल खाया, उसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन खाया, उसमें प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाते हैं। अगर आप एगिटेरियन है, अंडा खाते हैं, तो अंडे में भी प्रोटीन होता है, उसमें भी कार्बन होता है। इसलिए प्रोटीन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और 3 नंबर पे आता है लिपिड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वसा। लिपिड्स के अंदर भी कार्बन होता है। ये 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से बने हुए हैं, इसलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है। और ये तीनों न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? बिकॉज़ बेटा इनसे हमें एनर्जी मिलेगी, ये हमारे बॉडी का ग्रोथ करवाते हैं और डेवलपमेंट करवाते हैं। इसलिए आप बता दोगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये तीनों कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहीं पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इन तीनों से ही हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इन्हें एनर्जी कंपाउंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। मानव के शरीर में ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स खाओगे, उनका डाइजेशन होगा, उनका मेटाबॉलिज्म होगा और उसके बाद हमें उनसे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं अपना दिमाग खर्च कर रही हूं, अपना एनर्जी खर्च कर रही हूं। तो मतलब मुझे ये एनर्जी किससे मिली होगी? अपना खाने से। खाने में क्या क्या खाया होगा मैंने? ये 3 चीजें खाई होंगी और इन तीनों चीजों में क्या है? कार्बन। इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी तरफ लिखोगे न्यूट्रिएंट्स की दूसरी कैटेगरी होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है जिसमें कार्बन नहीं होता बच्चों। इन्हें कहते हैं हम अकार्बनिक यौगिक। इनमें कार्बन नहीं होता, इसलिए इनका नाम पड़ गया अकार्बनिक यौगिक। फॉर द एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला लिख लो विटामिन। 1 नंबर पे लिख लो विटामिन। विटामिन, हम विटामिन भी खाते हैं कि नहीं खाते? इंग्लिश में विटामिन बोलते हैं, हिंदी में विटामिन बोलते हैं। और विटामिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है। दूसरा आप बताओगे बेटा, दूसरा आप बताओगे मिनरल्स। जैसे हमने बहुत सारे मिनरल्स खाए हैं, पोषक तत्व खाते हैं, जिनको मिनरल्स को हम बोलते हैं खनिज तत्व। हम बहुत सारे खनिज तत्व खाते हैं आप खाने में। जैसे आपने सुना होगा केले में कैल्शियम होता है ना? ऐसे ही आप बताओगे हमने कैल्शियम खाया, मैग्नीशियम खाया, पोटेशियम खाया। और एक लेते हो आप पानी, पानी भी पीते हो। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो पानी में कहीं पर भी आपको कार्बन दिख रहा है? पानी में कहीं पर भी आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा।
पानी में कहीं पर भी आपको कार्बन नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है क्या, आप कितनी ही विटामिन खाओ आपको एनर्जी नहीं मिलता, आप कितना ही पानी पियो आपको एनर्जी नहीं मिलता। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डालता है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरीज होती है। अरे होती ही नहीं है भाई साहब, आप 10 गिलास पानी पियो या पूरा 1 लीटर पानी पी जाओ या पूरा टंकी एक मटका भर के पानी पी जाओ, पानी से एनर्जी नहीं मिलती। अगर पानी एनर्जी देता ना हमें, तो हम कभी खाना ही नहीं खाते, हम पानी पानी पीते रहते, सारा दिन पानी पानी पीते रहते हैं। तो याद रखिएगा, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, और मिनरल से भी कोई एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें खानी है। इसका मतलब अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्या विटामिन एनर्जी देता है, तो आपको क्या बताना है, नो, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती तो मैम काहे को विटामिन खाते हैं? आप विटामिन खाते हो बीमारियों से बचने के लिए। अगर आप विटामिन नहीं खाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। अगर विटामिन ए नहीं खाया तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। डी नहीं खाओगे तो हड्डियां पतली हो जाएंगी। ई नहीं खाओगे तो स्किन खराब हो जाएगी। तो बेसिकली हम विटामिन खाते हैं किसके लिए? बीमारियों से बचने के लिए। क्यों मैम, ऐसा क्या होता है विटामिन में? विटामिन हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करती है। हमारे शरीर में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी आप बताओगे वाइटल रिएक्शंस होती हैं। वाइटल रिएक्शंस वो होती हैं जो आपकी सेल्स के अंदर होती हैं, और उनको बैलेंस करने का काम करती है विटामिन। तो अगर विटामिन नहीं खाओगे तो वो इंबैलेंस हो जाएंगी, वो केमिकल रिएक्शन वो असंतुलित हो जाएंगी, और उनके इंबैलेंस होने से आपको बीमारियां हो जाएंगी। तब बीमारियों से बचने के लिए विटामिन खाते हो, आपको एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से। नेक्स्ट हम मिनरल्स लेते हैं। कैल्शियम लिया आपने, तो कैल्शियम कोई एनर्जी नहीं देगा आपको। कैल्शियम आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अपने दांतों को मजबूत करने के लिए आप कैल्शियम खा रहे हो। आप पोटेशियम खा रहे हो तो अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए पोटेशियम खा रहे हो, एनर्जी के लिए पोटेशियम नहीं खा रहे हो। आप क्लोरीन खा रहे हो तो आप चाह रहे हो कि आपके पेट में HCl बने, अच्छे तरीके से एसिड बने, उसके लिए आप क्लोरीन खा रहे हो, लेकिन एनर्जी के लिए नहीं खा रहे हो। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी के अपने अलग बहुत सारे काम हैं। पानी क्या करता है? सेल्स और टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है। पानी आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, निर्जलीकरण से बचाता है। पानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पानी सर्कुलेशन में काम करता है। पानी स्किन को अच्छा रखता है। पानी ऑर्गन्स को अच्छा रखता है। लेकिन बेटा पानी से एनर्जी नहीं मिलती है। तो आपके एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपके बॉडी में जिनसे आपको एनर्जी मिलती है? तो वो ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है बस, लेकिन इनको लेना जरूरी है, अपने डाइट में इनको रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो इनकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये तीनों हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं। ये सारे हम ग्राम में लेते हैं, पर डे, ग्राम पर डे। अब वो आगे है, कार्बोहाइड्रेट की अलग रिक्वायरमेंट है, एक दिन में अप्रोक्स 250 से 300 ग्राम चाहिए, प्रोटीन अलग, लिपिड अलग। ये हम ज्यादा लेते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं? हमारे बॉडी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जिसकी ज्यादा मात्रा में चाहिए हमें। इनको बोलते हैं हिंदी में हम वृहद। वृहद का मतलब बड़ा ही होता है ना, शायद ज्यादा। वृहद पोषक तत्व, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ग्राम में है पर डे, जो बहुत ज्यादा चाहिए, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और ये जो है ना विटामिन और मिनरल्स, ये कहलाते हैं बेटा हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म का मतलब जिनकी आपको जरूरत ट्रेस अमाउंट में है। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम, मिलीग्राम में चाहिए होते हैं आपको। ये मिलीग्राम में भी बहुत मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, बहुत कम मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। पानी तो आपको अप्रोक्स एक दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, तो ये तो कोई मिलीग्राम में पानी को तो लीटर में पीते हैं। मैं बात कर रही हूं विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें मिलीग्राम में होती है, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। ऐसे ही ठीक जैसे हमारे बॉडी में, ऐसे ही प्लांट्स में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज्यादा चाहिए होते हैं वो उन्हें। बाकी बोरोन हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के, कम चाहिए होते हैं। तो चाहिए तो होते हैं ना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जरूरी दोनों ही है बेटा। बस ये है कि इनसे एनर्जी मिलेगी तो ये भाई ज्यादा चाहिए, इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी, बाकी इनके अपने सेपरेट काम है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये आपका पूरा चैप्टर है। हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है, क्या होती है, कैसे एनर्जी मिलती है, कितने टाइप की होती है, फिर कुछ एग्जांपल पढ़ने हैं। हमें प्रोटीन पढ़ना है, हमें लिपिड्स पढ़ना है, हमें विटामिन पढ़ना है, हमें मिनरल्स पढ़ना है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आपके सामने बोर्ड पे एक एक करके हमें सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तब जाकर आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस यहां से बन रहे थे जो मैंने आपको बता दिया है। एक नंबर पे हेडिंग डाल के लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आप ज्यादा होशियार नहीं बनना, जितनी चीजें आपने सुन रखी है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आम लैंग्वेज में, साधारण भाषा में हम इन्हें सुगर्स बोल देते हैं। डॉक्टर जब बोलेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बोलेगा, हम लोग इन्हें सुगर्स बोल देते हैं, शर्कराएं बोल देते हैं। जैसे लिपिड्स पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, फैट हम जैसे लोग बोलते हैं। लिपिड्स को ही आम भाषा में फैट कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को आम भाषा में हम सुगर्स बोलते हैं। ठीक है। शुगर का मतलब ये नहीं तो चाय में डलने वाली शुगर। शुगर का मतलब बहुत सारे टाइप की शुगर। बात समझ में आ गई? तो इनका आम लैंग्वेज में, आम भाषा में हम लोग यूज करने के लिए शुगर्स बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स। अपने डाइट में कार्ब्स ज्यादा लो। डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं कि कार्ब्स कौन? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से देखो, कार्बो प्लस हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है बच्चा पानी, कार्बोहाइड्रेट का मतलब पानी, पानी का फॉर्मूला H2O, और कार्बो का मतलब कार्बन, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रेट जुड़ा हुआ है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स के जुड़ने से, इन तीनों तत्वों के जुड़ने से जो भी कंपाउंड बना उसी को ही कार्बोहाइड्रेट या शुगर कहा जाता है। आप जो शुगर खाते हो दिन में, उस शुगर में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इन तीनों एलिमेंट से, इन तीनों तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। पहला पॉइंट तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों का रेशियो क्या होता है? ऐसा माना जाता है कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। इस रेशियो में, इस अनुपात में रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहां पर? कार्बोहाइड्रेट्स में। समझ में आ गई मेरी बात? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स इस रेशियो में रहते हैं और इसको या तो कार्ब प्लस हाइड्रेट बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो। बात समझ में आ गई? जैसे एक आपका एग्जांपल बताती हूं, बहुत ही आपका यूज में आने वाला एग्जांपल, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। जब आप यहां से इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो आप बताएंगे बेटा 1:2:1 निकलेगा। तो हमेशा जब कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल होगा तो हाइड्रोजन का जस्ट डबल होगा। जैसे और बता देती हूं मैं आपको, C11H22O11, ये भी एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है। तो कहने का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो एलिमेंट्स है इनका रेशियो 1:2:1 में रहता है, तो इसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बिल्कुल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें कार्बन है। ऊपर देख लीजिए कि इनके अंदर कार्बन होता है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको मैं चैप्टर पढ़ा रही हूं ना, ये बायो और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर है। कार्बन है तो कार्बन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री किससे बनी है? कार्बन से बनी है। बस डिफरेंस इतना है कि 11th क्लास में इस चैप्टर को बायोमोलिक्यूल्स नाम देते हैं। केमिस्ट्री में इस चैप्टर का नाम बनता है बायोमोलिक्यूल्स या जीवाणु, और बायोलॉजी में इसका नाम बनता है, बच्चा आप बताओगे, बायोलॉजी में इसे ह्यूमन न्यूट्रिशन का नाम दे देते हैं। बाकी सेम है, केमिस्ट्री और बायो का ये चैप्टर कॉमन बनता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेटा यूट्यूब वाली क्लास जो है वो डेमो चल रहा है, साइंस स्पेशल 17 आपके ही बैच का, सॉरी पहले के बैच का एक पहला पुराना वीडियो चल रहा है एक यूट्यूब पर डेमो के तौर पे। आपको उस पर नहीं देखना है, आपको जो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आप बताओगे बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसलिए हम इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर से। अगला नेक्स्ट, ये एनर्जी कंपाउंड्स भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एनर्जी कंपाउंड्स है, इसका मतलब इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। ये ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। अब बच्चा इनसे ऊर्जा कैसे मिलती है वो सुनो। इनसे ऊर्जा कैसे बनती है? सीधी एनर्जी नहीं मिलेगी। आप इसे खाओगे, खाने के बाद में इसका मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म होने के बाद इनसे एनर्जी मिलती है। सीधा ही से एनर्जी नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है? सीधा ही इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी। पहले आप इसे खाओगे, फिर इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब इनका चयापचय होगा। और एक बात बता दूं, जिसका मेटाबॉलिज्म होता है उसी से एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिसका मेटाबॉलिज्म होता है उसी से एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का अप्रोक्स अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ली है, सी का मतलब यहां पे कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ली है, तो ऐसा माना जाता है कि आपने 4.1 से लेकर 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी खा ली। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, या एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए डालता है 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है। अरे भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट होती है। तो अप्रोक्स 4 पॉइंट, कभी-कभी बुक्स में ना 4.0 से 4.2 भी लिखा हुआ होगा, वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, हल्का फुल्का, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इनसे इतनी एनर्जी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम किस फॉर्म में खाते हैं। सुनो, हम कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या क्या खाते हैं मैम, इनका सोर्सेज क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या स्रोत है, वो क्या सोर्सेज हैं जिनसे आप खाते हो। आपने खाया कोई भी फ्रूट, फ्रूट्स इसका बहुत अच्छा सोर्स बनता है। फलों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा। आपने खाई ब्रेड, ब्रेड खा लो। आप रोटी खा लो बच्चा, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा हम जितनी भी मिठाइयां खाते हैं, जितने भी आप स्वीट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा आप बताओगे जितने भी आप जूसेस पीते हैं, आप रस पीते हैं जूसेस, उन सबके अंदर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। आपने शहद खाया तो कार्बोहाइड्रेट जाएगी। आपने इसके अलावा आपने गुड़ खाया तो गुड़ से कार्बोहाइड्रेट जाएगी। इसके अलावा आप जो चीनी खाते हैं हमारे घरों में, उसको तो टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल शुगर जो हमारे घरों में चीनी आती है उसे टेबल शुगर कहा जाता है। ये सारे सोर्सेज किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। इन सबसे आपको क्या मिलने वाली है बेटा? इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट, ये सब खाओगे। इनका भी क्या खाते हैं मैम, इनका सोर्सेज क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या स्रोत है, वो क्या सोर्सेज हैं जिनसे आप खाते हो। आपने खाया कोई भी फ्रूट, फ्रूट्स इसका बहुत अच्छा सोर्स बनता है। फलों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा। आपने खाई ब्रेड, ब्रेड खा लो। आप रोटी खा लो बच्चा, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा हम जितनी भी मिठाइयां खाते हैं, जितनी भी आप स्वीट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा आप बताओगे जितने भी आप जूसेस पीते हैं, आप रस पीते हैं जूसेस, उन सबके अंदर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। आपने शहद खाया तो कार्बोहाइड्रेट जाएगी। आपने इसके अलावा आपने गुड़ खाया तो गुड़ से कार्बोहाइड्रेट जाएगी। इसके अलावा आप जो चीनी खाते हैं हमारे घरों में, उसको तो टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल शुगर जो हमारे घरों में चीनी आती है उसे टेबल शुगर कहा जाता है। ये सारे सोर्सेज किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। इन सबसे आपको क्या मिलने वाली है बेटा? इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट, ये सब खाओगे, इनका मेटाबॉलिज्म होगा और इनके मेटाबॉलिज्म से आपको क्या मिलनी है? एनर्जी मिलनी है। इनके मेटाबॉलिज्म से आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलना है। ये सारे सोर्सेज है। कोई भी चीज जो खाने में आपको मीठी लग रही है हल्की सी, इसे कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है। अब बात ये आती है कि मैम इनसे एनर्जी कब मिलेगी? ऊपर लिखा हुआ मैंने, जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तब। अब इनका मेटाबॉलिज्म बोले तो इनका डाइजेशन कहां होता है कार्बोहाइड्रेट का? हम तो बेटा क्या क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, मिठाई खाते हैं, जूस पीते हैं, शहद खाते हैं, चीनी खाते हैं, ये सब खाया आपने। जैसे ही आपने इतना सारा अपने डाइट में रखा, कहां खाते हैं? डाइट में, मतलब अपने खाने में खाते हैं। अब इनको खाया तो सबसे पहले कहां खाया? माउथ में तो खाते हो। रोटी वगैरह सब बना के कहां खाते हो? माउथ में। तो सबसे पहले इनका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं यहां क्यों बता रही हूं? मैंने कहा इनसे एनर्जी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब इनका डाइजेशन हो जाएगा। जब इनका क्या हो जाएगा? आप बताओगे इनका पाचन हो जाएगा। और इनका डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है कहां पर? माउथ में। माउथ का मतलब है मुंह, मुख में, मुंह में, या जो आकर
आ करोगे तो ये जो कैविटी बन रही है इसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। इसे या तो बोलो आप बकल कैविटी या इसे ओरल कैविटी कहा जाता है, मुख गुहा कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कार्ब्स का, शुगर का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बताओगे मुंह से या मुख गुहा से ही इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इनका डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ है, माउथ में। लेकिन बच्चा माउथ में इसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, आधा पर्दा होता है, आधा अधूरा होता है, जिसे कहते हैं हम पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है बच्चा, हिंदी में बोलते हैं आंशिक पाचन, कंप्लीट तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है माउथ में। अब यहां से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठाता है, एग्जामिनर दो क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर कि आप जब मुंह में रोटी को चबा लेते हो तो रोटी मीठी लगनी शुरू हो जाती है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि बेटा रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, और जैसे ही आपने रोटी को मुंह में रखे दांतों के नीचे आपने उसको तोड़ा, उसको चबाया, तो चबाने के बाद रोटी का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसीलिए आपको मुंह में रोटी रखने के बाद या ब्रेड रखने के बाद थोड़ी देर के बाद वो मीठी लगने लग जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि माउथ में जब आप रोटी को चबा लेते हो तो कुछ समय के बाद वो मीठा लगने का कारण क्या है। तो आप बताओगे रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर होती है, शर्करा होती है, इसलिए आपको रोटी मीठी लगती है। दूसरा ऑप्शन ये भी मिल सकता है बिकॉज आपकी माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपको मीठी लगना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें रोटी चपाती मीठी लगती है मुंह में चबाने के बाद। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इससे तुरंत एनर्जी खाया और भैया उसका एनर्जी कब मिलेगी, जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म माउथ में किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो जब कभी भी आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, इंस्टेंट का मतलब क्या है, भाई आपको तकरारे बेहोश हो रहे हो, आपको एनर्जी की जरूरत है, तो हमें क्या करता है डॉक्टर या हमारे घर में मम्मी पापा क्या करते हैं, एक ग्लास पानी के अंदर एक चम्मच चीनी डालते हैं, उसको घोल के पिला देते हैं, या हमें क्या पिलाते हैं, ग्लूकोज पिलाते हैं, है ना। क्यों पिलाते हैं, ग्लूकोन ग्लूकोन दिया है ना, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है। तो जब कभी भी आपको इंस्टेंटली एनर्जी लेनी होती है तो आप क्या खा ले, कार्बोहाइड्रेट खा ले, बिकॉज़ सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कहां पर, माउथ में। तो माउथ जैसे ही जाएगा तुरंत आपको एनर्जी ही देगा वो। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए क्या लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन में तो कार्बोहाइड्रेट होगा या शुगर होगा या ग्लूकोज डाल सकता है, ग्लूकोन डी डाल सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी ऑप्शन देकर आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है। मेरे बताने का कॉन्सेप्ट ने बता दिया है कि माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चा कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल होता है। अब कितना डाइजेशन हो गया उतने से तो आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट होती है माउथ से। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी लेनी है तो कभी भी आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आपको चक्कर से आ रहे हैं, चॉकलेट खा लो, एक चम्मच चीनी खा लो, आपको एनर्जी मिल जाएगी उससे। ये हो गया इसके डाइजेशन की बात माउथ की। अब माउथ में कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट कहां होता है, तो कंप्लीट होता है आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो एक ऑर्गन है बेटा जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। 2 आंतें होती हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यहां पर आके कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मतलब पूर्ण तरीके से पाचन इसका हो जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का कहां से स्टार्ट हुआ या पार्शियल तरीके से कहां पर हुआ, तो हमारे माउथ में हो जाता है। फिर कंप्लीट कहां जाकर होता है, छोटी आंत में जाकर होता है। ये 2 क्वेश्चन, 2 ये ऊपर वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। मैंने आपको चारों क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे बात आती है कि क्या मैम इन कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी भी होती है, क्या इनके टाइप्स भी होते हैं। यस बच्चा, कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, आप बताओगे सैकेराइड। सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या आप लिख सकते हो शर्कराओं की इकाई सैकेराइड को माना जाता है। सबसे छोटी शुगर या सबसे छोटी यूनिट है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, उसे सैकेराइड कहा जाता है। और इसी सैकेराइड के आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सैकेराइड इकाई के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या आप लिख दो हम शुगर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, तो नंबर 1 पे आता है मोनोसैकेराइड, 3 कैटेगरी। नंबर 1 पे आता है मोनोसैकेराइड, हिंदी में सेम नाम है, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आता है उसे कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड, क्या कहा जाता है, ओलिगोसैकेराइड। और 3 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 तरीके की कार्बोहाइड्रेट्स होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। किसके आधार पे है, सब में क्या कॉमन है, सैकेराइड सैकेराइड सैकेराइड, इसलिए सैकेराइड को इकाई माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। जब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, जब कभी भी आप मोनो टर्म देखें, हिंदी में सेम नाम है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, लिख लो बेटा हिंदी में, इतना हिंदी तो लिख लो अपने आप, मोनोसैकेराइड आगे जोड़ देना, ओलिगो ओलिगो एंड पोली, आगे सैकेराइड जोड़ देना बेटा इन सब के आगे, ठीक है। अब सुनो, जब कभी भी आप पोली टर्म देखते हैं, पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है ना, यार मेरी लाइफ तो कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मेरी लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, इसीलिए ज्यादा का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, जटिल। जब बहुत सारी सैकेराइड यूनिट जुड़ती हैं, मतलब बहुत ज्यादा, पोली का मतलब ज्यादा। मोनो का मतलब होता है एक इकाई, सिंगल सिंगल। जब एक सैकेराइड यूनिट बनती है तब उसे क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही सैकेराइड यूनिट है, सिंगल सैकेराइड यूनिट है, तब उसे क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड। एक सैकेराइड यूनिट है, यहीं आ जाएगा, इसीलिए इन्हें बोलते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इनसे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता ना बेटा, सबसे सरल शर्करा है, इनसे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही सैकेराइड यूनिट है, तो ये सिंपल है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल, तो भैया जो मोनोसैकेराइड एग्जांपल है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल है। श्रेया जी आपको कहां से रिकॉर्ड क्लास लग रही है, ये कैसे काम चलेगा आपका, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, एक से अधिक, मतलब एक तो यहां आ गया ना, तो एक से अधिक कितने होते हैं बच्चा, 2, एक से अधिक कितने होते हैं, 2। जहां पर 2 से लेकर 10 से कम, 2 से ज्यादा और 10 से कम, मतलब 9 तक, 10 से कम कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड यूनिट 2 से ज्यादा और 9 तक या 10 से कम, तो बेटा तब उसे कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। अब 10 या 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा कितनी, तो इन्फिनिटी, अनंत तक कितनी भी हो सकती है, तो उसे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लो, अगर एक सैकेराइड यूनिट हुआ तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट मोनो, एक से ज्यादा 2 होता है और 9 तक या 10 से कम, बात बराबर है ना। तो 2 से ज्यादा, 10 से कम, 10 या 10 से अधिक कितनी भी हो सकती है, अनंत हो सकती है, तब वो पॉलीसैकेराइड। तो सबसे सरल तो मोनोसैकेराइड हो गया और सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हो गया। यस, एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि डाइसैकेराइड क्या होता है, बच्चा अभी बात करेंगे हम डाइसैकेराइड के बारे में, थोड़ा सा वेट करो, सब बताया जाएगा। ये डाइसैकेराइड क्या होता है, इनके एग्जांपल बताए जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। जब सबसे पहले मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल सुन लो कौन कौन सा आता है। पहला मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, ग्लूकोज को सब जानते हैं, ग्लूकोज ही कहते हैं हिंदी में। दूसरा इसका एग्जांपल माना जाता है फ्रक्टोज, ध्यान से सुनते जाइएगा, दूसरा एग्जांपल फ्रक्टोज। तीसरा एग्जांपल गैलेक्टोज। ये तीनों किसके एग्जांपल है, ये तीनों एग्जांपल होते हैं, आप बताओगे मोनोसैकेराइड के। और सिर्फ 3 नहीं, 2 और आगे ऐड करवा रही हूं, ये थोड़ा सा आपको मैं आगे लेकर चल रही हूं चीजों को, तो आपको समझने की कोशिश करना है। 4 नंबर पे आता है
राइबोस, और ये क्यों लिखवाया है क्योंकि इस साल एनडीए के पेपर ने पूछा, तो भैया बताना पड़ेगा फिर। और 5 नंबर पे होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। हिंदी में सेम नाम है, कोई अलग नहीं है ये, इसलिए हिंदी में जो नाम अलग होगा वही लिखूंगी मैं। ये पांचों किसके एग्जांपल है? ये पांचों के पांचों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। अब मोनो का मतलब क्या है? इन सब में एक ही सैकेराइड यूनिट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। अब पहले सुनो राइबोस कहां होता है? राइबोस पाई जाती है आरएनए में। अब ये आरएनए क्या होता है तो आगे पढ़ाया जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना लिख लो। डीऑक्सीराइबोस कहां होती है? डीएनए में होती है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, तो ये डीएनए में होता है। अब बात करते हैं कि बेटा ग्लूकोज कहां होता है? जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो उनमें भी होता है, और जूसेस में ग्लूकोज ज्यादा होता है। जूस का मतलब रस, जैसे आपने किसी का भी रस पिया है ना, आपने मौसम्बी का रस पिया, या फिर सबसे ज्यादा ये किसमें प्रेजेंट होता है? अंगूर में, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेप शुगर। इसे अंगूर शुगर भी कहा, अंगूर वाली शर्करा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा किसके अंदर, कौन से फल के अंदर? अंगूर के अंदर। देखो हल्का फुल्का बाकी सब में भी होता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अंगूर में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेप शुगर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस शुगर को ग्रेप शुगर कहा जाता है, तो आप बताओगे किसको कहा जाता है? हम बता सकते हैं अंगूर वाले। और ग्लूकोज ही हमारे ब्लड में होता है, हमारे खून में भी ग्लूकोज होता है, इसलिए इसका नाम ब्लड शुगर भी पड़ गया है। इसे रक्त वाली शर्करा भी कहा जाता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या क्या कि बेटा फलों में ज्यादा, देखो अगर फलों में ज्यादा बात करोगे तो फ्रक्टोज होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज अंगूर में बहुत ज्यादा होता है, और रसों में ज्यादा होता है, जूसेस में ज्यादा होता है, और हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम ब्लड शुगर भी पड़ गया है। हमारे खून में जो शर्करा होगी वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगी, बिकॉज़ ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज सबसे ज्यादा, आप बताओगे सबसे ज्यादा सरल कार्बोहाइड्रेट होती है, इसलिए। अब चलो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज को मैंने यहाँ लिखा है, फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर, इसका नाम ही फ्रूट शुगर है, इसे फलों वाली शर्करा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये फलों में ज्यादा होती है। दूसरा, इसी को कहा जाता है शुगर केन शुगर। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, ये गन्ने में भी ज्यादा होती है। गन्ने वाली शर्करा पूछे तब भी आपको यही आंसर करना है, या आपसे पूछे बेटा कि फलों वाली शर्करा, तब भी आपको यही आंसर करना है। एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फलों वाली शर्करा यही है। और फ्रक्टोज होती है बेटा स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा। कौन सी पूछी जाए आपसे? नेचुरल का मतलब है जो नेचर में प्रेजेंट है, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जो हमें नेचर से मिलती है। अब नेचर में किससे मिलती है? गन्ने से मिलती है और फलों से मिलती है। तो फल और गन्ना क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा। ये एग्जाम के क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सबसे मीठी जो हमें प्रकृति ने दी है वो सबसे मीठी शुगर कौन सी है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? आप आंसर करोगे फ्रक्टोज। बात ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं गैलेक्टोज किसमें होता है? गैलेक्टोज पाई जाती है दूध में। अब आप कहोगे मैम दूध में तो लैक्टोज होता है, बेटा लैक्टोज भी होता है और गैलेक्टोज भी होता है। चलो इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यहां से तो थोड़ा सा नहीं, गैलेक्टोज को थोड़ा इसको इधर खिसकाते हैं और गैलेक्टोज को इधर लिखने की कोशिश करते हैं, इधर वाले पार्ट में, ठीक है। सुनो गैलेक्टोज कहां होती है? तो सुनिए, गैलेक्टोज एक तो दूध के अंदर होती है, लेकिन इसे दूध शर्करा नहीं कहेंगे, वो लैक्टोज होता है। ये बहुत कम होती है दूध में है, लेकिन बेटा ये कम होती है, और इसी को कहा जाता है गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर। इसका नाम पड़ता है ब्रेन शुगर। ब्रेन का मतलब दिमाग वाली शर्करा, बिकॉज हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा अच्छा यही रखती है। ये ब्रेन में ज्यादा होती है, ये ब्रेन में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ब्रेन शुगर। या हम इसे क्या कहते हैं इसके साथ साथ, इसे सेरेब्रोज भी कहा जाता है, तो वो भी लिख लो सेरेब्रोज भी। इसका नाम सेरेब्रोज भी पड़ गया है, सेरेब्रोज भी पड़ गया है, ठीक है। गैलेक्टोज ब्रेन के पास ज्यादा होती है, इसलिए इसे ब्रेन शुगर या इसका सेरेब्रोज कहा दिया है। सेरेब्रोज यही से नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, उसमें ज्यादा होती है, इसलिए, ठीक है। तो ग्लूकोज इन सब में ज्यादा, फ्रक्टोज इनमें ज्यादा, ये गैलेक्टोज दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट में ज्यादा होती है। राइबोस आरएनए में होता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसके लिए। डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होता है, इनके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बात करती हूं कि जब कभी भी आपको कमजोरी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको ड्रिप चढ़ाता है ना ड्रिप। उस ड्रिप में क्या होता है? उस ड्रिप में होता है डेक्सट्रोज। अभी देखना आप डेक्सट्रोज आपको ड्रिप चढ़ती है ना, बोतल चढ़ती है, हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई है, बेटा होता ही एक टाइप का ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज के साथ कुछ पानी मिला दो आप, तब उसे डेक्सट्रोज कह दिया जाता है, तब उसे डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज जो है वो ग्लूकोज वाली ही कार्बोहाइड्रेट है, और ये कहां काम मिल जाती है? हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में इसे सबसे ज्यादा काम मिल जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया कि अस्पतालों में कौन सी कार्बोहाइड्रेट काम मिल जाती है, तो आप क्या बताओगे? डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में है क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। जब मैं बात करूंगी ऊपर वाले तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये सुन लो, इनके फॉर्मूले तो आगे अभी नहीं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन तीनों का ही एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और कौन सा फॉर्मूला? C6H12O6। अब आप बोलोगे मैम जब इनका फॉर्मूला सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है? बेटा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब आपने एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना के एक बीकर में रखा और उससे आपने लाइट को एंटर करवाया, तो इसके जो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग होते हैं। फ्रक्टोज के अलग होते हैं, गैलेक्टोज के अलग होते हैं। सिर्फ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके प्रकाशीय गुण अलग अलग होते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया कि वो कौन सी दो कार्बोहाइड्रेट है या कौन सी तीन कार्बोहाइड्रेट है जो कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके जो ऑप्टिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, प्रकाशीय गुण अलग होते हैं, तो वो ये तीनों है। इन तीनों का फॉर्मूला भले सेम है, लेकिन इनके अंदर जब आप इनके अंदर से प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है, इसलिए ये तीनों है अलग अलग चीजें। बस इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया है, वो ये फॉर्मूला बना दिया है। सबसे सिंपल मानते हैं तो ग्लूकोज को, इसलिए हॉस्पिटल में ग्लूकोज के साथ थोड़ा सा पानी वाले डाल के कुछ आर्टिफिशियल शुगर डाल के जिससे तुरंत थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो डेक्सट्रोज डाल देते हैं, उसे डेक्सट्रोज नाम दिया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बना? अंगूर वाली शर्करा, ब्लड वाली शर्करा, फ्रूट शुगर, गन्ने वाली शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, हॉस्पिटल में काम लेने वाली शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोस। राइबोस किस टाइप की? मोनोसैकेराइड, है ना, मोनोसैकेराइड। सबके किसके एग्जांपल है? मोनोसैकेराइड। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। सेरेब्रोज या ब्रेन शुगर किसे बोलते हैं? गैलेक्टोज को। ये सब आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं बच्चा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बना दिया आपने। अब चलेंगे दूसरे टाइप के कार्बोहाइड्रेट में। पॉइंट नंबर 2 लिखेगा ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड हो चुकी है, 2 नंबर पे लिखोगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड समझ में तो आ रहा है ना सभी बच्चों को? ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि जो समझ में ना आए। ओलिगोसैकेराइड सेम नाम हिंदी में है, ओलिगोसैकेराइड जोड़ देना आगे। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? जब सैकेराइड यूनिट एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा तो कितना होता है? 2 ही होता है बेटा, एक से ज्यादा 2 ही होगा। 2 हो और 2 से लेकर कहां तक? 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो सकती है 9 तक। तो मान लो बेटा अगर 2 सैकेराइड है तब तो उसे कहा जाएगा डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, 5 है तो पेंटासैकेराइड, 6 है तो हेक्सासैकेराइड, 7 है तो हेप्टासैकेराइड, 8 है तो ऑक्टोसैकेराइड, 9 है तो नॉन सैकेराइड। इस तरीके से। तो जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि
कि डाइसैकेराइड क्या होता है बेटा, डाइसैकेराइड इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जांपल डाइसैकेराइड बनता है। कुछ बुक्स वाले मैं मानती हूं वो कैसे देते हैं कैटेगराइजेशन कि सबसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर डाई देते हैं, फिर पॉली देते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो सही है। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में जो ओलिगोसैकेराइड खाते हैं वो डाइसैकेराइड ही खाते हैं। हम सबसे ज्यादा इसमें से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा, हेक्सा, हेप्टा, इन सब में से सबसे ज्यादा काम किसको लेते हैं? हम डाइसैकेराइड खाते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में हम इन्हें ही काम में लेते हैं, इसलिए बुक्स वाले क्या कर देते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कर देते हैं। लेकिन वो पूरा 100% अगर आपको करेक्ट पढ़ना है तब आप पढ़ोगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में जब 2 सैकेराइड है तब डाई, 3 है तो ट्राई, जब 10 आ जाएगा तो वो पॉली चला जाएगा बेटा, 10 से ऊपर पॉली चला जाएगा, है ना, वो बात अलग है। मैम आज इतना ही पढ़ाइए। अच्छा क्यों, ज्यादा हो गया है क्या? ज्यादा पढ़ा दिया है क्या? ज्यादा सर से चलना ऐसा तो नहीं है कि आपके, हाँ जी, सर के ऊपर से जा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ पर कि डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्राई सब किस में आते हैं? ये सब ओलिगोसैकेराइड के ही एग्जांपल माने जाते हैं। और हम डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा सैकेराइड खाते हैं वो डाइसैकेराइड खाते हैं, इसलिए बुक्स वाले डाइसैकेराइड लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो। चलो अब देखते हैं कि जब बात करते हैं डाइसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से आते हैं। तो बेटा यहाँ पर 4 एग्जांपल है, लिख लीजिएगा कौन कौन सा डाइसैकेराइड के एग्जांपल लिखवा रही हूं, क्योंकि हम यही काम में लेते हैं, तो ये एग्जाम में आता है। जब बात करते हैं कौन कौन सा, तो पहला लिख दो इसका एग्जांपल लैक्टोज, पहला एग्जांपल लिखो लैक्टोज। दूसरा एग्जांपल लिखो माल्टोज, माल्टोज सेम नाम हिंदी में है माल्टोज। और 3 नंबर पे आता है बच्चा, उसे बोलते हैं गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और 4 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है ट्रेलोस, ट्रेहेलोस, TREHA लिखिएगा, TREHALOSE, हिंदी बोलते हैं ट्रेहेलोस, ट्रेहेलोस। ये 4 होती हैं आपकी ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हाँ, एनिमल किंगडम पढ़ा दो। अरे मुकेश, एनिमल किंगडम सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला चैप्टर होता है, पढ़ाऊंगी तो सही, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी पढ़ा दो। तो 4 टाइप की आपकी डाइसैकेराइड है, कौन कौन सी? लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। और सॉरी, गैलेक्टोज कहां से आ गया? देखो ऐसे कमेंट पढ़ने में ये गैलेक्टोज चला गया ना, गैलेक्टोज यहां नहीं होगा, यहां होगा सुक्रोज। गैलेक्टोज मत कर देना, गलत हो जाएगा, यहां होगा सुक्रोज, सुक्रोज। और 4 नंबर पे है ट्रेलोस। ठीक है, तो ये चारों किसके एग्जांपल है? डाइसैकेराइड के। सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोज की, कि लैक्टोज कहां होता है? लैक्टोज होता है बच्चा दूध में, इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। इस माल्टोज को माल्ट शुगर, ये नाम याद करना है आपको, या इसी को आलमंड शुगर, आलमंड कहते हैं बादाम, बादाम वाली शर्करा, बादाम वाली शर्करा या बादाम शर्करा कहा जाता है। सारे नाम आपसे पूछूंगी। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? हनी शुगर, शहद वाली शर्करा या टेबल शुगर, हमारे घरों में टेबल पे जो सर्व होती है, या इसी को कहा जाता है जैगरी शुगर। जैगरी का मतलब गुड़, गुड़ में होती है ये, तो लिखो इसे शहद शर्करा कहते हैं, इसे टेबल शर्करा तो लिख लोगे हिंदी में, गुड़ शर्करा कहते हैं, या चीनी शर्करा, चीनी भी तो किससे बनती है? इसी से बनती है, इसलिए इसके नाम ये पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनके नाम ऐसे पड़ते हैं। ये बातें बताएंगे ट्राइलोज कहां होता है ये नहीं जानना है। कितनी शुगर? ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, फ्रूट शुगर, उसके बाद आपसे पूछे ब्रेन शुगर, मिल्क शुगर, माल्ट शुगर, आलमंड शुगर, टेबल शुगर, हनी शुगर, जैगरी शुगर। आज आप इन सारी शुगर को याद करो कि किसमें कौन सी शुगर होती है। फिर मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कि लैक्टोज क्या होता है, कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है, और ये ट्रेहलोज कहां होता है, और देन हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलीसैकेराइड के बारे में। बस आज के लिए इतना बहुत है, ये सारा याद करके आना, अगली क्लास में सारा पूछूंगी। ठीक है, ये अगली क्लास में सब आपसे पूछूंगी कि किसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, किसको माल्ट शुगर, किसको हनी शुगर, किसको ग्रेप शुगर, किसको जूस शुगर, किसको ब्लड शुगर, सारी आपको याद रखनी है। बाकी अगली क्लास में लैक्टोज, माल्टोज, इनके फॉर्मूले बताऊंगी, कैसे बने ये बताऊंगी, और ये कहां-कहां होते हैं वापस से हम रिपीट करके फिर हम पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल देंगे। पॉलीसैकेराइड को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई डाउट है किसी प्रकार का, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। हालांकि डाउट नहीं होगा इस क्लास में, बस आपको सुनना है, नोट्स बनाना है, एक बार दिमाग से निकाल देना है। मैं सब पढ़ाऊंगी, प्रोटीन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और सारा बताऊंगी, ओबेसिटी क्या होता है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सब। निर्जलीकरण क्या होता है? विशाल का क्वेश्चन है बेटा, जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहा जाता है, उसे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहा जाता है, राइट। केमिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, केमिस्ट्री दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट, सॉरी जनवरी के नए साल में 2022 में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और वो भी फर्स्ट वीक के बाद, क्योंकि फर्स्ट वीक में हमारे घर में प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जाना है मुझे, उसके बाद आने के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। ठीक है, चलो फिर अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।